कहानी की स्टार्टिंग हमारे मेन लीड को दिखाते हुए होती है, जिसका नाम आयातो आमागिरी है। वह अपने स्कूल की तरफ जा रहा था, तभी उसकी नज़र एक रुमाल पर पड़ती है जो उसी की तरफ उड़ते हुए आ रहा था। ये देखकर ऑटो उस रुमाल को पकड़ते हुए सोचने लगता है कि आखिर यह कहां से आया। तभी उसकी नज़र एक बिल्डिंग पर जाती है, तब वो समझ जाता है कि रुमाल वहीं से उड़ते हुए आया होगा। फिर वो उस रुमाल को लौटाने के लिए जंप करते हुए एक पेड़ पर चढ़ता है और दूसरे जंप में डायरेक्ट उसके विंडो पर। फिर वो कुछ देखकर हैरान रह जाता है। अब ये उसका पूरा टाइम कह लो या फिर अच्छा, वो देखता है कि वहाँ एक लड़की अपने कपड़े चेंज कर रही है। तभी वह लड़की चिल्लाने लगती है। ये देखकर वो माफी मांगते हुए कहता है कि मैं आपका ये रुमाल लौटाने आया हूँ। फिर वो उसकी बॉडी को घूरने लगता है। ये देखकर वो लड़की उसे फेस दूसरी साइड करने के लिए कहती है। ये सुनकर आयातो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। कुछ देर बाद वो लड़की उसे बताती है कि वो अपने कपड़े चेंज कर चुकी है, इसलिए वो अपना मुंह उसकी साइड कर सकता है। इधर ऑटो अभी भी शर्मा रहा था। फिर वो लड़की उसे अपना रुमाल लेते हुए उसे थैंक्स कहती है और अचानक से अपना एक्सप्रेशन चेंज करते हुए उसे मारने के लिए बोलती है। फिर वो अपने पावरफुल मैजिक से उस पर अटैक करती है, जिसे आयातो बहुत ही छोटे शक्ल से डॉज करता है। उसके बाद भी वो लड़की उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगती है। ये देखकर वह समझाने की कोशिश करता है कि वो इस स्कूल में न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है, उसे कुछ बड़ी ही पता नहीं है कि यहाँ के बारे में, और आज जो भी हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। मैं तो सिर्फ तुम्हारा रुमाल वापस करने आया था। ये सुनकर लड़की सबसे पहले उसे उसका नाम बताने के लिए कहती है, तब आया अपना नाम बता देता है। उसके बाद लड़की अपना नाम बताती है, जुलिस, और कहती है कि मैं अभी एकेडमी में 6th रैंक पर आती हूँ, चलो 1-on-1 फाइट कर लेते हैं। अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, मगर तुम हारे तो सोच लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। ये सुनकर आया को उसकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि इसके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं होता है। फिर यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तब याटोगामी स्वॉट फेंकता है। इसके बाद जुलिस उसे रूल समझाती है कि जो अभी अपने अपोनेंट का बैट सबसे पहले डिस्ट्रॉय करेगा वही जीत जाएगा। काउंट डाउन स्टार्ट होते ही जुलिस अपने मैजिक से उस पर अटैक कर देती है। आया उसके अटैक से डॉज करता जाता है या फिर स्वर्ड से उन्हें तबाह। ये देखकर सभी के साथ जुलिस भी हैरान हो जाती है। फिर वो एक बड़ा सा फायरबॉल आया की तरफ फेंके, जिसे देखकर सभी को लगता है कि आया उसे डॉज करने वाला है, मगर वह डॉज करने की जगह उस फायर बॉल को काटते हुए आगे बढ़ता है। फिर वो उस अटैक से जुलिस को बचाने के लिए सुसाइड करता है। ऐसा करते हुए वो उसके ऊपर ही गिर जाता है। ये देखकर जुलिस ब्लश करते हुए पूछती है कि आखिर वह कर क्या रहा है। तभी वह नोटिस करती है कि याटोगामी एक लड़की की एंट्री होती है, जो जुलिस को यह फाइट बंद करने के लिए कहती है, मगर जुलिस उसे उल्टा ही क्वेश्चन करती है कि आखिर वो उसकी बात क्यों माने और वो उसके बीच में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। ये सुनकर वो बताती है कि आया ऑटो इस स्कूल का स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि अभी उसका ट्रांसफर प्रोसीजर कमिट नहीं हुआ है, और जैसे कि तुम्हें पता है कि किसी से ऐसे ही फाइट करना रूल के खिलाफ है। ये सब सुनकर आट उन्हें थैंक्स बोलता है यहाँ तक आने के लिए। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मैं इस एकेडमी की प्रेसिडेंट क्लोडिया इनफील्ड हूँ। अब हमें उन दोनों को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ क्लोडिया उससे उसके मार्क्स पूछती है। तब उसे पता चलता है कि उन दोनों के मार्क्स तो बिल्कुल सेम है। फिर वो उसे क्लोडिया इनफील्ड की जगह सिर्फ क्लोडिया बोलने के लिए कहती है। ये सुनकर वो हाँ में जवाब देता है। फिर वो उसे ऑफिस के लिए ले जाते हैं और बताते हैं कि अब तुमसे इस एकेडमी के मेंबर को, और तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, तुम बाकी के एकेडमी के स्टूडेंट से लड़ो और एकेडमी के लिए जीतो। अभी 1 साल बाद एक कंपटीशन होने वाला है जिसका नाम फीस्टाज है। इसमें पूरे वर्ल्ड में से टॉप 6 एकेडमी के स्टूडेंट भाग लेंगे, तो क्या तुम इसमें भाग लेना चाहोगे। मगर वह मना करते हुए उससे एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या उसकी बड़ी बहन अमागिरी हारुका इस एकेडमी में पढ़ती थी। तब वह चेक करके बताती है कि इस नाम से एक लड़की पढ़ा करती थी। उसने 5 साल पहले एडमिशन लिया था, मगर 6 महीने बाद ही वह गायब हो गई थी। उसकी फोटो देखते ही आया को कंफर्म हो जाता है कि वो उसकी बहन है। फिर वो उसे एक स्वट देते हुए बताती है कि उसका नाम सिरुका नोरगा है और इसका डाटा भी 5 साल पहले मिटा दिया गया था। उसके बाद आया वहां से जाते हुए पूछता है कि आखिर कौन सी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई थी। तब वो उसे हक करते हुए बताती है कि वो सब एक मजाक था, ताकि मैं तुम्हें वहां से निकाल सकूं। अब क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहां टीचर ऑटो को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताती है कि न्यू स्कॉलरशिप स्टूडेंट आया है। फिर टीचर उसे अपने पार्टनर के पास जाकर बैठने के लिए बोलती है। ये सुनकर जुलिस शर्माती हुए पूछती है कि आखिर यह किसका पार्टनर है। तब टीचर उसे कहती है कि मुझे सब पता है। क्लास खत्म होने के बाद आया तो जुलिस को सुबह वाली बात के लिए माफी मांगता है, मगर जुलिस वहां से चली जाती है। तभी उसके पीछे बैठा हुआ स्टूडेंट उससे बोलता है, ऐसा लगता है प्रिंसेस ने तुम्हें डम कर दिया। फिर वह
दोनों को बातें करते हुए पता चलता है कि वो क्लासमेट्स हैं। इसके बाद आया उसे पूछता है कि वो जुलिस को प्रिंसेस क्यों बुला रहा था। तब वह बताता है कि यूरोप में एक जगह है इन्वटिया, वह वहाँ की प्रिंसेस है। फिर याटो हबुकी को उसका स्वॉट लौटता है जो उसने सुबह दिया था। तभी उनकी नज़र जुलिस पर पड़ती है जहां उसे कुछ लड़के घेर रखे होते हैं। उनमें से एक उसे डुअल मैच करने के लिए बोलता है, मगर जूली से कहते हुए मना कर देती है कि वह पहले ही 3 बार चुका है। इधर आया हाबकी से उस लड़की के बारे में पूछता है। तब हाबकी उसे बताता है कि इसका नाम मार्चफेल है और यह अभी 9th रैंक पर है। हो ये पेज 0 में आता है और इसमें सिर्फ स्ट्रांग स्टूडेंट आते हैं। इधर मैश फिर जुलिस का हाथ पकड़ता है जिस वजह से उसका रुमाल गिर जाता है। ये देखकर जुलिस गुस्से में कहती है कि मैं फाइट ऐसे ही नहीं करती, मेरा कुछ एम है, उसे हासिल करने के लिए करती हूँ। उसकी बॉडी से मैजिक निकलने लगता है और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी जल रही है। अब हमें दिखाया जाता है आया की बहन उसे अपना पावर का गलत यूज करने के लिए ना करती है। वह बताती है कि फादर ने उसे पार यूज करने के लिए इसलिए मना किया है क्योंकि उसके पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में पार है और उसे अभी अपने पार को कंट्रोल करना नहीं आता है। ये सुनकर नन्हे आया को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर वह अपनी बड़ी बहन से पूछता है कि वह अपनी पार का कैसे यूज करना चाहती है। तब वह आया को हक करते हुए बताती है कि वह अपने पार से उसे प्रोटेक्ट करेगी। यह सुनकर न आया भी उन्हें प्रोटेक्ट करने की बात कहता है। तभी आया की नींद खुल जाती है। इसका मतलब वो सपना देख रहा था। वो उठने के बाद वॉक पर जाता है जहां उसे कल की बात याद आती है, जैसे कल जलिस और मैशफेल के बीच फाइट होने वाला था। तभी वहां पर याटू जाकर उन्हें ऐसा करने से रोक लेता है। ये देखकर मैशफेल उस पर गुस्सा करने लगता है कि आखिर वो उनके बीच में क्यों बोल रहा है और उससे फाइट करने ही वाला था। तभी हबू की वीडियो बनाने लगता है। ये देख कर वह वहां से जलिस को धमकी देकर चला जाता है। फिर याटू जूली से पूछता है कि आखिर वह फाइट क्यों करती है। तब वो बताती है कि वो सिर्फ पैसों के लिए ऐसा करती है। ये सुनकर हाबकी उससे पूछता है कि क्या वह आने वाले टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी और लेगी भी तो उसका पार्टनर कौन है। तब जलिस कहती है कि उसे अभी कोई पार्टनर नहीं मिला है। तब आबू की उसका मजाक बनाते हुए बोलता है कि पार्टनर नहीं मिला या फिर तुम्हारा कोई दोस्त ही नहीं। ये कहने के बाद वह वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद आया उसे वॉइस डोम का रास्ता पूछता है। ये देखकर वह हंसने लगती है और उसे हंसता हुआ देखकर आया ऑटो उसे बताता है कि उसे पता था जलिस इस बात पर जरूर हंसेगी। यह सुनकर वह ब्लश करते हुए उसे डोम का रास्ता बता देती है। फिर आया उससे पूछता है कि क्या वो उसे पूरे एकेडमी का टूर दे सकती है। ये सुनकर पहले तो वह मना कर देती है, मगर जब आया उसे आता है कि उसने उसकी जान बचाई थी आज सुबह। ये सुनकर वह उसे एकेडमी का टूर देने के लिए तैयार हो जाती है। क्लास में आते ही आया तो जलिस को गुड मॉर्निंग विश करता है। फिर जुलिस भी उसे गुड मॉर्निंग कहती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह कभी भी किसी को विश नहीं करती। ये सब देखकर जलिस सबको बताती है कि वह उतनी भी खड़ूस नहीं है जितना सभी उसे समझते हैं। उसकी आवाज से आयाटू के पीछे बैठने वाली लड़की जग जाती है। आया उसे देखते ही पूछता है, साया क्या ये तुम हो? तब साया हाँ में जवाब देती है। अब हमें उनकी बातों से पता चलता है कि साया और आया एक दूसरे से पूरे 5 साल से नहीं मिले हैं और यह बचपन के दोस्त हुआ करते थे। फिर आया उसके डैड के बारे में पूछता है। फिर साया उसे अपना गन दिखाते हुए बताती है कि मेरे डैड ही मुझे इस एकेडमी में भेजे हैं। तभी आबू की साया से उसके यहाँ आने का रीजन पूछने लगता है। ये देखकर साया अपना गन उसके सर पर रखते हुए पूछती है कि क्या उसे अभी भी जानना है। कुछ देर बाद टीचर क्लास में आकर साया से कल स्कूल न आने का रीजन पूछती है। तब वो बताती है कि वो लेट तक सोती रह गई थी। यह सुनकर टीचर उसके सर पर एक घुसा मारती है। क्लास खत्म होने के बाद जूलिसा ऑटो को कहती है, चलो मैं तुम्हें एकेडमी घुमा देती हूँ और मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था। उसकी बातें सुनकर साया बोलती है कि मैं आया को एकेडमी घुमा देती हूँ, वैसे भी तुम्हारा मन नहीं कर रहा है। अभी ये दोनों बहस कर ही रही थी कि वहाँ क्लोडिया आकर ऑटो से चिपकती हुए कहती है कि मैं उसे टूर करवा देती हूँ। ये सुनकर वो दोनों गर्ल सा गुस्सा हो जाती हैं। इधर क्लोडिया ऑटो को बताती है कि और का वेपन सिलेक्शन हो चुका है और कल उसका कंपैटिबिलिटी टेस्ट होगा। ये सब बोलने के बाद क्लोडिया वहां से चली जाती है। उसके जाते ही दोनों गर्ल्स उसकी बुराई करने लगती हैं। अब हमें दिखाया जाता है दोनों ही आया को टूर करवा रहे थे। फिर आया कुछ खाने के लिए लेने चला जाता है। ये देखकर साया उससे पूछती है कि आखिर वो आया से कहाँ मिली थी। अभी उनकी बात बड़ी ही चल रही थी, तभी उन पर कोई अटैक कर देता है। जी देखकर जुलिस उस बंदे पर अटैक कर देती है। तभी उसका साथी आकर जुलिस के अटैक को रोक लेता है। उसके बाद साया उस पर अटैक कर देती है। उसका वेपन देखकर जुलिस उसके बारे में पूछने लगती है। तब साया उसे बताती है कि यह 38 टाइप ग्रेनेड लॉन्चर है। उसके बाद वह एक
अटैक से ही उन सभी को खत्म कर देती है। तभी वहां पर ऑटो आकर पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। इसके बाद वह अपना फेस दूसरी तरफ करने लगता है। ये देखकर दोनों गर्ल्स अपने कपड़े सही करने लगती हैं। कुछ देर बाद आयाटो क्लोडिया से पूछ रहा था कि क्या उन्हें पता चला अटैक किसने किया था, मगर अभी भी कुछ पता नहीं चला था अटैक करने वाला कौन है। उसके बाद क्लोडिया उसे वेपन चूज करवाने के लिए लेकर जाती है, जहां पर मैकफिल भी आया था। सबसे पहले वह वेपन सिलेक्ट करने जाता है। फिर क्लोडिया बताती है कि सिर्फ तुम ही वेपन नहीं चुनते हो, बल्कि वेपन भी तुम्हें चूज करता है। अगर तुम्हारी कैपेबिलिटी 80 पर से कम हुई तो वेपन तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। इधर मैक्स सर्वेस को चूज करता है। फिर वह अपनी पूरी पार लगाने लगता है उसे कंट्रोल करने के लिए, मगर वह सिर्फ 30 पर ही कैपेबल था, इसलिए सर्वेस उसे रिजेक्ट कर देती है। ये देखकर वह अभी भी शांत नहीं होता है। वह वापस से सर्वेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये देखकर वह बेकाबू होकर आया के पास आने लगती है। आया को सर्वेस को देखकर अजीब सा हो रहा था। इधर सर्वेस उस पर एक के बाद एक हमले कर देती है, मगर आया सभी हमले को डोज करते हुए उसे पकड़कर जमीन में ट देता है। अब हमें आया को क्लोडिया के घर पर दिखाया जाता है। उसे क्लोडिया ने एक फेवर मांगा था, इसलिए वह यहाँ पर आया था। क्लोडिया शाल लेने के बाद बाहर आती है, जैसे देखकर याद करने लगता है। फिर क्लोडिया उसे अपने रूम में ले जाकर उसे पेज 1 में आने के लिए कहती है। पेज 1 में वही स्टूडेंट आते हैं जो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। ये सुनकर वो पूछने लगता है कि आखिर तुम मुझे वह ज्वाइन करने के लिए क्यों बोल रही हो। तब क्लोडिया कुछ स्टूडेंट्स की प्रोफाइल दिखाते हुए आती है कि यह सभी फेस्ट कंपटीशन में भाग लेने वाले हैं और इनमें से कोई एक जूली इस पर अटैक किया था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी साइड रहकर उसकी मदद करो। ये सुनकर ऑटो पूछने लगता है कि आखिर उसने सिर्फ उसे ही क्यों चुना। तब वो बताती है कि जूली सिर्फ उससे ही बात करती है, शायद वह तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील करती होगी। ये सुनकर ऑटो उसकी बात मान जाता है और पूछता है कि आखिर वह जूली उसकी हेल्प क्यों करना चाहती है। फिर वह बताती है कि वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है, इसलिए वो सभी स्टूडेंट की हेल्प करना चाहती है। इसके बाद वो आया के बहुत ही करीब आते हुए उसका हाथ अपने बॉडी पर रखते हुए बोलती है, तुम जो करना चाहते हो तुम कर सकते हो। ये सब देखकर बेचारा याट्स डे याटू से मिलने आया था, क्योंकि आज जुलिस उसे टाउन घुमाने वाली थी। आया जलिस को देखती रह जाता है। ये देखकर वो उससे इसका रीजन पूछती है। तब वो बताता है कि वो बहुत ही सुंदर लग रही है। फिर जूली शर्माते हुए बताने लगती है कि ये उसके कंट्री का ड्रेस है। कुछ देर घूमने के बाद वो कुछ खाने के लिए रुकते हैं। उसे ऐसे बर्गर खाते हुए देखकर याटू एक प्रिंसेस हो तभी वहां एंट्री होती है मैक की, जो हमेशा की तरह जुलिस को टल के लिए चैलेंज करता है, मगर वह मना कर देती है। ये देखकर वो बहुत ही गुस्सा होने लगता है। ये देखकर अया उसे समझाता है कि उसे यहाँ पर फाइट नहीं करनी चाहिए। वैसे भी जलिस पर पहले से कोई अटैक कर रहा है, मगर वो कहाँ समझने वाला था। वह अपनी स्वर्ड उसकी तरफ चलाता है, मगर आया वहां से बिल्कुल भी नहीं हिलता। ये देखकर वो हल्का हैरान होता है। फिर वो अपने चमचों के कहने पर वो वहां से चला जाता है। शाम होने के बाद वह दोनों घर जाने लगते हैं। तभी जलिस की नजर एक गैंग पर पड़ती है, जिसे देखकर वह बोलती है कि आखिर रिवोर्ड ब्लैक इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर जलिस उनके पास जाकर धोने के बाद उनसे पूछती है कि आखिर आज सुबह उन सभी ने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया था। ये सुनकर वह बताने लगते हैं कि हमसे किसी ने ऐसा करने के लिए बोला था। फिर वह पेड़ के पीछे इशारा करते हुए बताता है कि वो रहा इंसान। उसे देखते ही जलिस उसका पीछा करते हुए जंगल में चली जाती है, जिससे पीछे याटू भी जाने लगता है। तभी जुलिस को रियलाइज होता है कि वह आदमी अकेला नहीं है। तभी उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है, जिससे वो बहुत मुश्किल से बच पाती है। तभी एक बंदा जोली इसके ऊपर अटैक करने ही वाला था। तभी आया चिल्लाता है, जिसे वो अटैकर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसे आया वो डॉज तो कर लेता है, मगर उसका शर्ट हल्का सा फट गया था। ये देखकर जलिस उसके पास आकर पूछने लगती है कि क्या वह सही है। ये देखकर वह अटैकर्स वहां से चले जाते हैं। इधर जलिस उससे पूछती है कि क्या उसके पास हल्का सा टाइम है। तब वो हाँ में जवाब देता है। अब हमें उन दोनों को जुलिस के घर पर दिखाया जाता है, जहां वो ऑटो को शर निकालने के लिए कहती है। ये देखकर वह डरते हुए पूछता है कि क्यों। उसका एक्सप्रेशन देकर जुली समझ जाती है कि आखिर वह क्या सोच रहा है। तब वो बताती है कि वो उसका शर्ट के लिए मांग रही है। सुनकर वो उसे शर्ट दे देता है। फिर याटू सामने रखी फोटो फ्रेम को देखते हुए पूछता है कि आखिर इस फोटो में कौन है, क्या वह उसके दोस्त हैं। तो वो बताती है कि बचपन में वो बहुत ही शरारती हुआ करती थी, वह हमेशा घर से भाग जाया करती थी। एक दिन उसका सामना कुछ बेकार इंसानों से हुआ, तब ये सभी मेरी जान बचाए थे। ये मेरी मॉम द्वारा बनाए हुए और फनेज में रहते थे, मगर अब बजट कम होने के कारण आने वाले समय में यह ऑर्फनेज बंद हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पैसे कमाने ने आई हूँ ताकि उसे बचा सकूँ। ये सुनकर याटू है कि क्या उन बच्चों को पता है कि
एक प्रिंस ऐसा है। तब जुलिस मना करती है, फिर वो उसे उसका शर्त देते हुए वहां से जाने के लिए कहती है। नेक्स्ट क्लास में जूली से एक लेटर पढ़ रही थी, तभी वहां आया जो आकर गुड मॉर्निंग विश करता है, मगर वह इसके बात का जवाब नहीं देती। जब वह दूसरी बार गुड मॉर्निंग विश करता है तब वो जवाब देती है। क्लास खत्म होने के बाद वह क्लास से बाहर जाने लगती है। तब आयाटू पूछता है कि वो कहाँ जा रही है, तो वो इसे इग्नोर करके आगे की तरफ बढ़ जाती है। ये सारी बातें आयाटो क्लोडिया को बताता है, तो वो बोलती है कि कहीं वह लेटर अटैकर का तो नहीं था, शायद वह तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहती थी इसलिए ना बताया। हो सकता है वह तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी। यह सुनकर याटोगामी अटैक से उन सभी पत्थर को राख में कन्वर्ट कर देती है। फिर वह नॉर्मन को बाहर आने के लिए कहती है। तब वह बाहर आते हुए उसकी तारीफ करता है कि कैसे वह इतनी जल्दी पहचान गई कि अटैक करने वाला इंसान मैं था। तब जुलिस बताती है कि उसने उस लेटर को हल्का सा काट रखा था, तभी मैं समझ गई थी उसकी यह बकवास। सुनने के बाद जलिस पूछने लगती है कि आखिर वो उस पर अटैक क्यों कर रहा है। तब वो उसे फिस्ट्स कंपटीशन में भाग लेने से मना करता है, मगर जुलिस तो उसमें भाग पैसों के लिए ले रही है ताकि वह अपने ऑर्फनेज को बचा ले। फिर वो पीछे कैसे हट सकती थी। तभी वहां पर मैक आ जाता है, जो उन दोनों की सभी भी बातें सुन चुका था। फिर वह भी नॉर्मन से उसे यहाँ बुलाने का कारण पूछता है। तब वो जलिस बताती है कि ये दूसरे एकेडमी से आया है और वह हम दोनों टॉप स्टूडेंट को साथ में खत्म करना चाहता है। ये सुनकर मैक को गुस्सा आ जाता है। फिर वह अपना स्वर्ण निकालते हुए नॉर्मन पर हमला कर देता है, मगर बीच में उसके पपेट आकर उसे बचा लेते हैं। फिर नॉर्मन अपने साइबक रोबोट्स को वहां बुलाता है, मगर मैक को कहाँ फर्क पड़ता है। वो उन सभी पर अटैक करके उन्हें गिरा देता है, मगर वो कुछ देर बाद वापस से जग जाते है। ये देखकर चुली से उसकी चिंता करने लगती है। तब नमन उसे खुद की चिंता करने के लिए बोलता है। फिर वो टोटल 128 रिपोर्ट्स को वहां पर बुल आ लेता है, जिसे देखकर मैक और जुलिस भी हैरान होने लगते हैं। फिर वो दोनों उन रॉबर्ट्स पर हमला करने लगते हैं। इधर जुलिस उन सभी पर हमला तो कर रही थी, मगर उसका कुछ खास फायदा नहीं हो रहा था। तभी एक रोबोट जलिस के पैरों पर कट मार देता है, जिससे उसे मूव करने में दिक्कत आ रही थी। ये देखकर रोबोट उसे पकड़ लेते हैं। फिर नॉर्मन उसके पास आकर उसका मजाक बनाने लगता है। जब जुलिस उसके बारे में फालतू बोलती है, तब वह जलिस के पैर पर किक करता है जहां उसे चोट लगा था। फिर वो उसे मारने वाला था, तभी वहां आयाटू आकर उसे बचा लेता है। आयाज को वहां पर देखकर जुलिज पूछने लगती है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। तभी वह बताता है कि वह यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करने आया है। उनका ये ड्रामा देखकर नॉर्मन अपने रोबोट्स को उन पर हमला करने के लिए कहता है, जिसकी वजह से वो उन दोनों पर हमला करने लगते हैं, मगर आयाटू अपने बॉडी से बाहर निकलते हुए सभी रोबोट्स को काटते जाता है। ये देखकर नॉर्मन हैरान रह जाता है। इधर जुली उसे नीचे उतारने के लिए बोलती है, मगर आया उसे कुछ और देर ऐसे ही रहने के लिए कहता है। तभी नॉर्मन और भी रोबोट्स वहां बुला लेता है, जिसे आया आटू एक एक करके खत्म करते हुए जाता है। एक पॉइंट पर जाकर ऑटो को समझ आ जाता है कि नॉर्मन एक टाइम पर सिर्फ 6 रोबोट्स को कंट्रोल कर सकता है। ये देखकर वह आराम से सभी रोबोट्स को खत्म कर देता है। ये देखकर नॉर्मन उन सभी रोबोट्स को मिलाकर एक बड़ा सा रोबोट बना देता है। फिर वो रोबोट आया पर हमला कर देता है, जिसके अटैक को ऑटो डॉज करने के बाद वो उसके एक एक पार्ट को काटने लगता है। ये सब देखकर नॉर्मन इतना डर चुका था कि वो एक टूटे हुए साइबर्ग पर उड़कर जाने लगता है। तभी आयाटो भी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, जिससे जुलिस रुकते हुए उसके बैक पर विंग्स जैसा कुछ लगा देती है, जिससे वो उड़कर नॉर्मन तक पहुंच जाते है। फिर वो साइबॉग पर हमला करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके खत्म होते ही नॉर्मन नीचे गिरने लगता है। फिर आयाटू सनसेट की तारीफ करते हुए बताता है कि नीचे उसका इंतजार क्लोडिया कर रही है। तभी अचानक से अटो को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। उसके बॉडी पर हर तरफ चेन बंधने लगता है। उसके बाद वह बेहोश हो जाता है। उसके होश में आते ही जलिस उससे पूछती है कि उसके ऊपर वह चेन किसने बांधा है। तब वो बताता है कि उसकी बहन ने ऐसा किया था, मगर मुझे पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। फिर वो जूली से पूछता है कि क्या वो फिस्ट्स के लिए उसका पार्टनर बन सकता है। तब वो हमें जवाब देती है। इधर दूसरी तरफ क्लोडिया अपने सोच से मरकर नॉर्मन को खत्म कर देती है। ये देखकर हापकियाई उससे पूछता है कि कहीं यह मर तो नहीं गया, तो वह बताती है कि अभी जिंदा है। उसके बाद वह पूछता है कि वो दोनों कैसे है। फिर क्लोडिया उसे बताती है कि वो दोनों बिल्कुल सह बड़ी ही है। सीसीटीवी की मदद से इन दोनों को 2 लड़कियां देख रही थी, जो आपस में बातें कर रही थी कि वह ऐसे डॉल और भी बना लेगी, मगर अभी सही से पता नहीं चलता कि आखिर यह सब है कौन। अब हमें एक मीटिंग दिखाया जाता है, जहां क्लोडिया और भी 5 स्कूल के स्टूडेंट्स थे, जो आने वाले मैच और स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहे थे। उनमें से एक बंदा पूछता है कि क्या वह आने वाले मैच में ई का यूज कर सकते हैं। अब ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें अटो को
दिखाया जाता है जो भागते हुए जा रहा था और बोले जा रहा था मैं लेट हुआ तो जुलिस मुझे मार देगी। तभी उसकी टक्कर एक लड़की से हो जाती है जिस वजह से वह नीचे गिर जाती है। तब ऑटो उसकी हेल्प करता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो कहता है किरण जल्दी से चलो। उसकी आवाज सुनकर वह डर की कारणवा से भाग जाती है। अब हमें जूलियस और योटो का मैच दिखाया जाता है जहां ऑटो जूलियस के सभी अटैक से बचते हुए सिर्फ 3 मिनट में हरा देता है। फिर ऑटो पूछता है लास्ट टाइम का विनर कौन था। तब जूलिस बताती है कि लास्ट टाइम फेस टास्क की विनर एक लड़की थी जिसका नाम ओफेलिया था। जूलिस उसके बारे में बताते हुए दुखी दिख रही थी। फिर वो उसके ख्यालों में ही खो जाती है। उससे बाहर आने के बाद वो ऑटो को अपना पावर यूज करने के लिए मना करती है क्योंकि उसके पावर को लॉक किया गया है। तभी वहां पर साया और मैक आ जाते हैं। साया और मैक वापस से लड़ने लगते हैं। तभी वहां पर क्लोडिया और 2 लड़की आती है। उनमें से एक लड़की तो ऑटो के पास जाकर कहती है कि अच्छा तो तुमने मेरे सभी पपेट्स को काटा था। उसे ऑटो के इतने क्लोज देखकर जुलिस उसे पीछे हटने के लिए कहती है मगर वो ऑटो को किस कर देती है। ये देखकर तो साया को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। तभी दूसरी लड़की साया के वेपन को देखते हुए पहले उसकी तारीफ करती है उसके बाद उस कमियां निकालने लगती है। फिर साया बताती है कि उसके फादर ने दिया है इसलिए वो उसे यूज करती है। तब वो लड़की समझ जाती है कि आखिर इसके फादर कौन है। फिर वो उनकी बुराई भी करने लगती है। ये सुनकर तो साया को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो उन सभी बातों को वापस लेने के लिए कहती है। तब वो बोलती है कि अगर तुम्हें मेरे से फाइट करना है तो फेस्ट्स में हिस्सा लेना होगा। ये कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। फिर साया आया ओका हाथ पकड़कर उसका पार्टनर बनने के लिए कहती है। ये जुलिस उसका दूसरा हाथ पकड़कर बताती है कि यह पहले ही उसका पार्टनर बन चुका है। बेचारा मैक उनका नाटक नहीं देख पाता और वहां से चला जाता है। अब हमें करीन को दिखाया जाता है जिसके अंकल उसे मार रहे थे। वो दूसरा चाटा मारने वाले थे। तभी उनका हाथ ऑटो पकड़ लेता है और उन्हें एक लड़की को मारने के लिए मना करता है। तब वो कहते हैं कि ये उनकी फैमिली मैटर है। फिर वो ऑटो का प्रोफाइल देखते हैं जहां उन्हें में सर्वेस्ट वेपन दिखता है। ये देखकर वो डुअल के लिए बोलता है अगर वह जीत गया तो वो किरण को नहीं मारेगा और डुअल भी किरण से ही करवाता है। वो मना तो करती है मगर वो उसे डराकर डुअल करने के लिए मजबूर कर देता है। अब डल स्टार्ट होता है जहां दोनों ही एक दूसरे को अच्छी टक्कर देते हैं। वहां देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा होने लगती है। कुछ देर में वो जलिस भी आ जाती है। वो देखकर वो आकर याबुकी से पूछती है आखिर बैटल स्टार्ट हुए कितना टाइम हो गया है। तब वह 4 से 5 मिनट बताता है। ये जानकर उसे एटो की चिंता होने लगती है क्योंकि वह अपना मैजिक पार 3 मिनट तक सही से उसे यूज कर पाता है। उसके बाद उसका मैजिक का चेन से गिर जाता है। इधर कियाटो के पास आने का इंतजार करती है। वह जैसे ही पास आता है वैसे ही वो उसके ऊपर हमला कर देती है अपने स्टर से। तभी टाइमर भी बच जाता है। किसी को पता नहीं चलता कि आखिर कौन जीता है। तब वह करीन के अंकल कहते हैं करीन जीत गई है। तभी ऑटो का बैच 2 टुकड़ों में कटकर गिर जाता है। उसके बाद करीन उसे सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। तभी वहां जूली साका उसे बोलती है कि यहाँ से जल्दी चलो तो अपने लिए मिट पर आ चुके होंगे और तुम बिना मतलब के स्कूल के नंबर 1 स्टूडेंट से डल क्यों कर रहे थे। या ऑटो तो हैरान हो जाता है ये जानकर कि यह स्कूल की नंबर 1 स्टूडेंट है। करीन के अंकल उसे बता रहे थे कि वह सिर्फ उनकी वजह से ही नंबर 1 पर है। अगर उसे अपने सपनों को पूरा करना है तो वह चुपचाप उनकी बात मानती रहे। ये सुनकर वहां में जवाब देती है। दूसरी तरफ ऑटो आराम कर रहा था। तभी वहां पर जलिस आकर उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। ये सुनकर ऑटो उससे माफी मांगते हुए कहता है कि ठीक है मैं आपसे डबल नहीं करूंगा। फिर जलिस बताती है कि करीन सिर्फ 13 साल की है मगर वह बहुत ही स्ट्रांग है। ये सुनकर याटू सोचने लगता है कि सिर्फ 13 साल की मगर उसकी बॉडी को देखकर तो ऐसा नहीं लगता है। फिर जलिस उसे बताती है कि वो इस अकेडमी में सिर्फ 3 स्टूडेंट्स को नहीं हरा पाती है, तुम्हें क्लोडिया और करीन को। याटू ये जानकर हैरान होता है कि क्लोडिया भी नंबर 2 पर है। फिर जलिस बताती है कि क्लोडिया के पास पंडोरा है, उसकी मदद से वह 10 सेकंड आगे का फ्यूचर देख सकती है। क्रीन के आने से पहले वही नंबर 1 स्टूडेंट थी। फिर वह आया को अपना न्यू बैच ले कर आने के लिए कहती है। ये सुनकर ऑटो क्लोडिया से एक न्यू बैच लेकर आ ही रहा था। तभी उसे करीन देखती है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। फिर करीन उसे थैंक यू बोलती है उसके अंकल से उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सुनकर ऑटो उसके सर को सलाते हुए उसे चुप रहने को कहता है और जैसे ही वह गेट खोलता है वैसे ही बहुत से बॉयज गिर जाते हैं। वो सभी उन दिनों की बातें सुन रहे थे। ये देखकर वो दोनों चलते हुए बातें करते हैं जहां या उसके स्वट स्टाइल की तारीफ करता है और पूछता है आखिर वो फाइट क्यों करती है। तब वह बताती है कि वह फाइट अपने फादर को प्रोटेक्ट करने के लिए करती है, इसलिए वह अपने अंकल की सभी बातें मानती है मगर मुझे अकेले ट्रेनिंग करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। ये सुनकर आया ऑटो उसे अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए कहता है। फिर वह
बोलता है मगर मुझे उससे पहले जूली से पूछना होगा। उसका नाम सुनकर किरीन उदास होते हुए कहती है कि मेरी अंकल ने पेज 1 के स्टूडेंट के साथ डल करने के लिए मना किया है। ये सुनकर ऑटो उसे सिर्फ उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए कहता है। ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। फिर वो करीन को घर छोड़कर जा ही रहा होता है, तभी उसे कोई पकड़ लेता है और यह कोई और नहीं बल्कि साया होती है। वो उसे पूछने लगती है कि आखिर वो लड़की कौन थी। तब वह बताता है कि वो किरीन है। नेक्स्ट डे हमें आया को कैंटीन में आना लेते हुए दिखाया जाता है। तभी वहां पर जूली से आकर पूछने लगती है कि आखिर वो और करीन कल क्या बातें कर रहे थे, और बातें करते करते वो कार्ड अंदर डाल देती है जिससे स्पाइस से खाना बाहर आ जाता है। फिर ऑटो उससे पूछता है कि क्या वो इसे खाने वाली है। तब वो हमें जवाब देती है। फिर ऑटो बताता है कि वो और करण आज सुबह ट्रेनिंग किए थे और साथ में लंच भी किए। ये सुनकर वह हल्का सा जलस दिख रही थी। फिर वह खाने का एक बात लेती है। वैसे ही वो जल्दी जल्दी पानी पीने लगती है। यद कराट उसे लंच एक्सचेंज करने को कहता है क्योंकि वह पार्टनर जो है। ये सुनकर वह शर्माते हुए उसे दे देती है। फिर आठू जैसे ही एक बाइट लेता है वैसे ही वह चिल्लाने लगता है। अब हमें कमेलिया को दिखाया जाता है जो अनेस्ट को उठाती है। उसे देखकर नेस्टा पूछने लगती है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है। फिर वो उसे बताती है कि आज उनका न्यू पपेट को ट्राई करने का टाइम आ चुका है। वो दोनों अपने पपेट्स को करीन और ऑटो पर टेस्ट करने वाले थे। क्रीन और ऑटो वॉक के लिए आए थे। तभी वहां पर कुछ डायनासोर जैसे रोबोट्स आ जाते हैं जिसे देखकर क्रीन क्यूट बोलती है। उसे दे खाकर आया सोचने लगता है आखिर यह किस एंगल से क्यूट लग रहा है। फिर वो डायनासोर्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं जिसे आया काटता तो है मगर वो वापस से रीजन में हो जाते हैं। इधर क्रीन एक डायनासोर को काटती है छोटे छोटे टुकड़ों में जिसके अंदर से एक बॉल टाइप का बाहर आता है जिसे क्रीन जैसे ही डिस्ट्रॉय करती है वैसे ही वो मर जाता है। तभी वहां एक डबल साइज वाला नसौर आता है जो ऑटो पर हमला कर देता है। ऑटो उससे बचने के लिए जैसे ही भागता है वैसे ही वो कंस्ट्रक्शन एरिया वाले साइड पर पहुंच जाता है। तभी उसके नीचे की जमीन खिसक जाती है जिससे वह नीचे गिरने लगता है। तभी किरीन उसका हाथ पकड़कर ऊपर खींचने लगती है मगर अभी किरीन जहां पर थी वह एरिया भी टूटकर गिरने लगता है जिससे वजह से वह दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं। नीचे गिरने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो किसी रिवर में गिर गए हैं। किरीन आया कर लेती है क्योंकि उसे स्विमिंग नहीं आती थी। आया बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहा था क्योंकि किरीन की बॉडी उससे टच हो रही थी। तभी वहां पर एक मंस्टर आ जाता है। उसे देखकर ऑटो अपनी शील्ड एक्टिवेट कर लेता है जिस वजह से मंस्टर की नजर उस पर पड़ जाती है। तब वह उस पर अटैक करके उसकी बॉडी काट देता है मगर वह वापस से रीजनरेट हो जाता है। ये देखकर वो करीन को कहता है कि हल्का पीछे हट जाओ, मैं अपनी पूरी पावर यूज करने वाला हूँ। उसके बाद वह अपनी पावर से उस मंस्टर के दिल को काट देता है जिस वजह से उसका वहीं पर अंत हो जाता है। सादा पार यूज करने की वजह से वह चेन वापस से हटो को पकड़ने लगती है। के बाद वह दर्द से चिल्लाने लगता है। ये देखकर करीन को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। करीन और ऑटो अपोजिट डायरेक्शन में फेस करके बैठे हुए थे क्योंकि अभी उनके कपड़े सूख रहे थे। फिर करीन उससे उसके पार के बारे में पूछता है। तब वो बताता है कि वह अपने पार को सही से यूज नहीं कर सकता। फिर आया उससे पूछता है कि वो अपने फादर की कैसे हेल्प करना चाहती है। तब वो बताती है कि जब मैं बहुत छोटी थी तब मुझे एक क्रिमिनल ने पकड़ लिया था। मैं उससे बचकर भाग तो सकती थी मगर डर के कारण वहां से हिल तक नहीं पाई। मेरी डैड ने मेरी जान बचाने के लिए उस क्रिमिनल को मार दिया। भले ही उन्होंने ये सब सेल्फ डिफेंस में किया था फिर भी उन्हें सजा मिली। इसलिए मैं अपनी अंकल की सभी बात मानती हूँ ताकि उनकी हेल्प कर सकूं। ये सुनकर आठू उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है चिंता मत करो, तुम अकेली नहीं हो। तभी उसकी नजर कहीं और ही जाने लगती है। देखकर वह जल्दी से पीछे हट जाता है। अगले दिन किरीन के अंकल उसकी चिंता कर रहे थे और उसे कहते हैं कि मैं खुश हूं कि तुम सही सलामत हो। ये सुनकर किरीन खुश होते हुए पूछती है कि क्या आपको मेरी चिंता हो रही थी या उस क्रीम की जिसे आप यूज करते रहते हैं। फिर अंकल कहते कहते हैं कि मुझे सिर्फ पार से मतलब है। उसके बाद वो उसे ऑटो से दूर रहने के लिए कहते हैं मगर किरीन ऐसा करने से मना कर देती है। ये सुनकर उसके अंकल उसे एक चाटा मारते हैं मगर फिर भी किरीन बिना डरे अपने जद पर खड़ी थी। यह देखकर वह अपना हाथ उसे मारने के लिए आगे बढ़ाते हैं मगर किरीन उनका हाथ रोक लेती है और कहती है कि मैं अपना रास्ता ढूंढ चुकी हूँ, मैं वही करूंगी जो मेरा मन करेगा। इसके बाद वह वहां से चली जाती है। इसके बाद वह याटू के पास आकर उसे डल के लिए चैलेंज करती है। फिर यात स्पट भी कर लेता है। अब उन दोनों में फाइट स्टार्ट होती है। याटू अपना नॉर्मल सोर्ड निकालता है इस मैच को लड़ने के लिए। फिर वो करीन के सभी अटैक्स को डॉज करते जाता है। उसे करीन के मोमेंट्स को मैच करने में बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा था। तभी वह अपने स्वेट की जगह स्पेयर निकाल लेता है। ये देखकर करीन उसे कहती है कि उसके ऊपर यह सभी चीजें काम नहीं करेगी। फिर गीन उसे
मारने के लिए आगे बढ़ती है। उसे लॉन्ग जंप लेते हुए देखकर आया ऑटो भागते हुए जाकर उसे नीचे गिरा देता है। तभी किरीन का बैच भी टूट जाता है। उसके बाद आयातो उसे हाथ देकर ऊपर उठाता है। अब हमें क्लोडिया को दिखाया जाता है जिसका के साथ करीन भी थी। यह क्लाउडिया कहती है कि करीन को कुछ बात करनी है। उसके बाद करीन उससे पूछती है कि क्या वो उनका ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकती है। ये देखकर वह तैयार हो जाता है। इधर साया और जलिस हमेशा की तरह आपस में लड़ने लगते है। तभी वहां क्रीन के अंकल आकर गेट नॉक करते हुए कहने लगते हैं कि क्रीन मुझे पता है तुम अंदर हो इसलिए तुम बाहर आ जाओ। ये सुनकर वो गेट ओपन कर देती है। तब उसके अंकल उसे वहां से ले जाने की कोशिश करते हैं मगर जब करीन वहां से नहीं जाती है तब अंकल उसे पंच मारने ही वाले थे। तभी उन्हें ऐसा करने से आया रोक लेता है। फिर किरीन कहती है कि उसे पता चल गया है कि उसे क्या करना है इसलिए उन्हें अब उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर अभी उसके अंकल उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये देखकर क्लोडिया कहती है कि अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मैं आप पर एक शन ले लूंगी। मेरे पास ऐसा करने का पूरा राइट्स है। ये सुनकर वहां से चले जाते हैं। उन्हें जाते हुए देखकर क्रीन रोते हुए उन्हें थैंक्स कहती है। तब उसे शांत करवाने के लिए आयातो उसके सर को सहलाने लगता है। दूसरी तरफ कुछ लोग रोबोट से लड़ रहे थे और यह सब देखकर वो दोनों गर्ल्स खुश हो रही थी। अब हमें साया और को कुछ रोबोट से लड़ते हुए दिखाया जाता है मगर उन दोनों का टीम वर्क बेकार होने के कारण वह आयाज और जलिस से 5 गुना कम स्कोर करते हैं। अब कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जहां वह सभी लंच कर रहे थे। तभी एक लड़की आकर ऑटो का ऑटोग्राफ लेती है। ये देखकर सभी उसे बताने लगते हैं कि वो बहुत ही फेमस हो गया है। सभी क्लास में उसकी फैन गर्ल्स मिल जाएंगी। फिर जूली साया से कहती है कि मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई थी कि तुम और किरीन टीम अप कर चुके हो। तब वो बताती है कि उसे उस लड़की से बदला लेना है इसलिए वह फेस्ट्स में जरूर भाग लेगी। उसके बाद वह किरीन को वहां से लेकर जाने लगती हैं क्योंकि अच्छी टीम वर्क करने के लिए उसे किरीन को अच्छे से जानना था। अब वो दोनों पार्क में बैठकर सोच रही थी कि आखिर वो क्या करे। तब वो शॉपिंग जाने के बारे में सोचते हैं जहां पता चलता है कि साया अपने फादर के लिए बर्थडे गिफ्ट्स लेना चाहती है। उसके बाद वह बहुत से स्टोर में जाते हैं मगर साया को कुछ भी पसंद नहीं आता। ये देखकर किरीन उससे पूछने लगती है कि उसके फादर को क्या पसंद है। तब वो बताती है कि उसके फादर एक साइंटिस्ट है। अभी उसके पास जितने भी गन्स हैं सभी उसके फादर ने बनाया है। ये सुनकर वो एक अजीब से जगह पर गन लेने जाते हैं जहां जाने से की रन डर रही थी। वहां हर जगह गुंडे थे। ऊपर से यह एक लीगल जगह भी नहीं था। फिर साया एक एंटीक सा गन लेकर बाहर आ जाती है। वह उसे देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। तभी वह किरण से पूछती है कि उसे क्या करना है। फिर वह रमाती उसे कुछ बताती है। अब उन दोनों को स्विमिंग करते हुए दिखाया जाता है जहां किरीन एम्बेरेसमेंट प्रैक्टिस करते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगती है। वह सामने वाली लड़की को साइड होने के लिए कहती है मगर वह नहीं सुनती जिस वजह से उन दोनों में टक्कर हो जाती है। वह लड़की बहुत ही गुस्सा होने लगती है। फिर वो उसे ड्यूएल के लिए चैलेंज करती है। फिर वो उसे पूछती है कि क्या तुम किरीन हो जो नंबर 1 पर आती हो। तब किरीन बताती है कि वो अब नंबर 2 पर आती है और उसे स्विमिंग नहीं आती है। ये जानकर वो उसका मजाक बनाते हुए उसे डल ना करने के लिए कहती है। तभी वहां पर साया आकर उसे ट्यूब चलाकर मारती है। ये देखकर वो उस पर गुस्सा होने लगती है। तब साया बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पार्टनर का मजाक बनाने की। सुनकर वो लड़की उसका नाम पूछती है। तब साया अपना नाम बताती है। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि मैंने तो तुम्हारा नाम नहीं सुना है। अच्छा तो तुम अभी किसी भी रैंक पर नहीं हो। मेरा नाम वॉयलेट है और मैं 35 रैंक पर आती हूँ। उसके बाद वो उसे 12 के लिए चैलेंज करती है मगर साया भी कहाँ पीछे हटने वाले में से थी। वो अपना गन निकालकर सिर्फ एक हमले में ही वॉयलेट को खत्म कर देती है। ये देखकर वहां खड़े लोग हैरान होने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों बैठकर कुछ दे एक दूसरे के बारे में जानती हैं और इन्हें एक स्टेप प्रैक्टिस में इतना अच्छा टीम वर्क करती है कि वो जूली सरटो को भी पीछे कर देती है। अब हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक लड़की के पास जाकर उसे एटो का प्रोफाइल दिखाते हुए उसे खत्म करने को कहता है। ये सुनकर वो पूछती है कि क्या ये काम करने के बाद वो उसकी बहन को जाने देगा। तब वह हमें जवाब देता है। अब हमें फेस्टास का ओपनिंग सेरेमनी दिखाया जाता है जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे। फिर वहां के चेयरमैन अपनी स्पीच देते हैं। उसे सुनने के बाद आया जा रहा था। तभी साया उसे आकर पकड़ लेती है। देखकर आया कहता है कि तुम कभी मुझे हॉट अटैक दोगी। तभी वहां किरीन आकर उसे लंच बॉक्स देती है जो उसने बहुत ही प्यार से सिर्फ ऑटो के लिए ही बनाया था। अब वह सभी लंच खत्म करने के बाद मैच की डिटेल्स देखने लगते हैं जहां 2 लड़कियां बताती हैं कि यह मैच 2 हफ्ते तक चलेगा। 1 हफ्ता सिर्फ प्रीलिमिनरीज में से सिर्फ 32 स्टूडेंट ही सिलेक्ट होंगे। 256 स्टूडेंट में से अब जुलिस और ऑटो का मैच स्टार्ट होता है जिसे देखकर कमेंटेटर सभी को बताता है कि ऑटो नंबर 1 पर आता है और जुलिस
नंबर 5 पर फिर वो दोनों आगे जाते हैं जहां जुलिस उसे रा करके साइड हो जात बड़ी ही है। तभी अचानक से आयातू अपनी पूरी पावर अनलॉक करते हुए लाइट की स्पीड से जाकर वह उनका बैज काट देता है। ये देखकर सभी लोग उनके लिए ये करने लगते हैं। जलिस जाते हुए आया को समझाती है कि किसी को पता नहीं चल ना चाहिए कि तुम अपनी पार ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाते हो। तभी वहां साया आकर याबुकी से पूछती है कि क्या उसने मैच नंबर 3 के बारे में कुछ पता किया। तब याबुकी मना कर देता है। नेक्स्ट मैच पपेट गर्ल सका होता है जहां वह अपने पपेट को लड़ने के लिए भेजती है। उनके अपोनेंट डिसाइड करते हैं कि तुम इस फीमेल पपेट से लड़ो और मैं मेल वाले से। फिर वो अपनी फुल पावर से अटैक करता है मगर पपेट के आसपास शील्ड होने के कारण उसे कुछ भी नहीं होता। ये देखकर वह थोड़ा सा टोनाटो टाइप का बनाकर हमला करता है मगर उससे रोबोट एक इंच भी नहीं हिलता। फिर वह अपने ने की तरफ देखता है हेल्प की उम्मीद में मगर वह बेचारा खुद उस फीमेल रोबोट को संभाल नहीं पाता। इसी तरह टाइम अप होते ही वो पपेट जीत जाती है। कि मैच देकर है आठों को समझ नहीं आता कि वह उनका सामना कैसे करेगा। यह मजदी का साया कहती है कि इनसे सामना करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तब इसके डैड का कॉल आता है जो उससे पूछते हैं कि क्या उसने पिट्स वाला मैच देखा। तब वो हमें जवाब देती है। तभी आया आठ और अंकल एक दूसरे से हाय हेलो करने लगते हैं। फिर वो साया को कहते है कि मैन ये तुम्हारे लिए एक गन भेजा है। वो तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट मैच में तो नहीं मिल पाएगा मगर नेक्स्ट मैच में वो जैसे ही मिलेगा वैसे ही तुम्हारे सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। उसके बाद वह फोन काट देते हैं। दूसरी तरफ अनेस्ट अपने रोबोट की तारीफ करने लगती है। ये सुनकर फीमेल रोबोट झुकते हुए थैंक्स मास्टर बोलती है मगर मेल वाला कहता है कि आपको क्या लगा हम ऐसे लोगों से हार जाएंगे। ये सुनकर फीमेल रोबोट उसे पैर मार रते हुए नीचे गिरा देती है। फिर वो पूछता है कि आखिर वो इस फीमेल रोबोट के पास टिक क्यों नहीं पाता। तब वो बताती है क्योंकि यह फीमेल है और तुम मेल कभी भी फीमेल से नहीं जीते। वैसे उसने बोला तो बिल्कुल सही है। अब हमें आया और जलिस को दिखाया जाता है जो भागते हुए जा रहे थे क्योंकि आज उनका मैच होने वाला था। तभी उनकी नजर भीड़ पर पड़ जाती है जहां एक लड़की बहुत से लड़कों को धो रही थी। तब इस लड़की की नजर आठों पर पड़ती है। ये लड़की वही है जिसे आया को खत्म करने का काम दिया गया है। जुलिस इस लड़की को आया के पास जाने से रोक लेती है। देखकर वो लड़की आया को ड्यूएल के लिए चैलेंज कर देती है। तभी वहां एक लड़की आती है जो उसकी बहन के तौर पर माफी मांगते हुए उसे वहां से ले जाती है। उन्हें देखकर जुलिस उस लड़की का डाटा निकालने की कोशिश करती है मगर उन्हें वहां कुछ खास पता नहीं चलता। दूसरी तरफ गीन और साया का मैच स्टार्ट होता है। साया को देखकर सभी बच्ची बोलने लगते हैं। ये देखकर उसे गुस्सा आने लगता है। तब ग्रीन उसे मैं पर ध्यान देने के लिए कहती है। उसके बाद वह दोनों वेपन्स निकाल लेते हैं। उनके ओवरडोज से वह दोनों ब्लॉक कर देती हैं। ये देखकर किरीन का अपोनेंट वापस से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है मगर किरीन अपने स्वट से उसका बैज काटकर उसे हरा देती है। दूसरी तरफ साया अपने अपोनेंट के सभी अटैक को डॉज कर रही थी। तभी वहां अटैक करने के लिए अपना गन आगे करती है मगर वो बंदा उसके गन पर चढ़कर एक छलांग लगाता है। अब हमें पता चलता है ये सब साया का चाल था। वह जैसे ही पास आता है वैसे ही साया उसे अटैक करके देती है। अब वो दोनों मैच के बाद बात लेकर बाहर निकलती है जहां साया कररीन की बॉडी देखकर उसके पास आने लगती है। ये देखकर कररीन उसे पीछे रहने के लिए कहती है। तभी डोर पर आयाज और जुलिस आ जाते हैं मगर साया बिना कुछ सोचे ही गेट खोल देती है। ये देखकर किरीन चिल्लाने लगती है। नेक्स्ट फाइट आया और जुलिस का था जहां जुलिस आया को सब काम उसके ऊपर जोड़ने के लिए बोलता है। फिर वो मैच में एक लड़की पर हल्ला करती है। तभी उस पर पैर फिसल जाता है जिससे उसे वह अटैक लग जाता है। इस तरफ फर्स्ट अपोनेंट तो हार जाती है। फिर दूसरी वाली आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि वह एक ट्रिक में फंस गई है। तभी उसमें से एक बड़ा सा फायर बॉल निकलता है जो छोटी ही सके कारण वह भी हार जाती है। अब हटो और जलिस एक कैफे में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी जलिस उसे बताती है कि वो सैंडविच बनाकर लाई है। ये सुनकर याटू उसका सैंडविच खाते हुए उसकी तारीफ करने लगता है। ये देखकर जली सा कहने लगती है कि याद करो तुमने ग्रीन के साथ क्या किया था जब वो तुम्हारे लिए लंच बना लाई थी। तबा ऑटो याद करते हुए उसके सर को भी सहलाने लगता है। तभी अचानक से जलिस खड़े होते हुए कहती है कि अब हमें बाप छोटी ही यों का मैच देखना चाहिए। उसके बाद वो देखने लगते हैं मैक का फाइट उसी लड़की से हो रहा था जो कुछ देर पहले आया को टल के लिए चैलेंज की थी। वो लड़की उसके ने को हराकर मैक की तरफ पड़ती है जहां मैक भी उसे टक कर देते हुए हल्का घायल कर देता है। ये देखकर वो लड़की अपनी बहन के पास जाकर उससे एक फेवर मांगती है। फिर वो उसका ब्लड पीने के बाद वहां आ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही पावरफुल बन गई हो। इसके बाद वो ग्रेविटी बॉल की मदद से उसे उसके घुटने पर बैठा देती है। फिर वो उसके गले पर स्वर्ड रखते हुए पूछती है कि क्या वह हार माने गए या नहीं। ये सुनकर मैग उसे हार मान लेता है। इसी के साथ वो लड़की मैच जीत जाती है। अब हमें ऑटो और क्लोडिया को बात करते हुए
दिखाया जाता है, जहां हमेशा की तरह क्लोडिया उससे चिपकने लगती है। तभी आयाटू के पास करीना का कॉल आता है, जो उसे रोते हुए बता रही थी कि साया कहीं गुम हो गई है। यह सुनकर ऑटो साया को ढूंढने के लिए जाने लगता है। तभी वह देखता है कि वहां पर प्रिस को कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं। ये उसी लड़की की बहन है जो अभी कुछ देर पहले मैच से मैच जीती थी। आया उसे ऐसी सिचुएशन में देकर उसे बजाकर एक बिल्डिंग पर ले आता है, जहां प्रिस उसे थैंक्स करने लगती है। तभी वहां उसकी बहन यरना आ जाती है, जिसे लगता है कि आया उसकी बहन पर अटैक कर रहा है। ये देखकर वो गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी पिसला चिल्लाती है कि उसे बताती है कि उसने मेरी जान बचाई है। ये सुनकर वो शांत होते हुए पूछने लगती है कि आखिर ये क्या कह रहा है। तभी वहां पर करीन का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि साया मिल गई है। ये सुनकर रेना को बिलीव हो जाता है कि यह सच बोल रही है। फिर वो वहां से चली जाती है और उसे इंसान के पास आकर अटैक कर देती है, मगर उसके आसपास शील्ड लगे होने के कारण उसे ज्यादा कुछ नहीं होता। फिर रेना उसे पूछती है कि आखिर वो उसकी बहन की रक्षा क्यों नहीं कर रहा था जब उसने ये वादा किया था। तब वो बंदा इरेना को उसकी औकात याद दिलाते हुए ऑटो को खत्म करने के लिए भेज देता है। फिर वो अपनी असिस्टेंट से पूछता है कि मैच में कौन जीतेगा। ये सुनकर वो कुछ कार्ड्स को देखते हुए बताती है कि रेना ही उस मैच को जीतेगी। अयाप्रिस के घर जा रहा था क्योंकि उसने उसे इनवाइट किया था उसकी जान बचाने के लिए। ये देखकर लीज भी उसके साथ जाने लगती है ताकि उसे कुछ भी ना हो। घर आने पर देखते है प्रिस, जो उनका अच्छे से वेलकम करती है। अगर हमेशा की तरह इरेना मुंह बनाने लगती है। अब वो सभी प्रिस के हाथ का खाना खाकर उसकी तारीफ करने लगत है। फिर आया उससे पूछता है कि आखिर वह मैच में पार्टिसिपेट क्यों करना चाहते हैं। तब अरीना बताती है कि वो अटो को खत्म करना चाहती है, इसलिए ये सुनकर जलिस उसके ऊपर भड़क जाती है। तब अटो इसका रीजन पूछता है। फिर वह बताती है कि बचपन में हमें किसी ने बचाया था, उसके बदले हमारे ऊपर उसका बहुत ज्यादा कर्ज है, उसे की चुकाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ये सुनकर जलिस कहती है, फिर मैच से जो पैसे मिलेंगे तुम उससे अपना कर्ज क्यों नहीं चुकाते। तब वो बताती है कि उस इंसान ने बोला है कि मैच के पैसे से वो कर्ज नहीं चुकाने वाला है। ये सुनकर वो हैरान होते है। फिर हटो पूछता है कि आखिर वो मुझे क्यों मरवाना चाहता है। तब रेना का हद बड़ी ही है कि वह तुम्हारे सरवेस्ट के पीछे पड़ा है, ऐसा लगता है कि उसकी कोई दुश्मनी होगी पुराने ओनर के साथ। यह सुनकर ऑटो सोचने लगता है, पुरानी ओनर तो मेरी बहन थी। फिर वो कल के मैच के लिए एक दूसरे को द बेस्ट बा ओ लगकर वहां से निकल जाते हैं। याटू क्लोडिया के घर जाने की सोचता है ताकि वो सरवेस्ट के बारे में और डिटेल्स पा सके। जब वो वहां पहुंचता है तब क्लोडिया सो रही थी। तभी वह अचानक से उस पर हमला कर देती है, जिस ऑटो बहुत ही मुश्किल से डॉज कर पाता है। तभी क्लोडिया होश में आकर माफी मांगने लगती है। तब वो ऑटो से पूछती है कि क्या उसने कभी डेथ एक्सपीरियंस किया है। फिर आयाटिका या कहती है कि मैं अभी तक 1200 बार डेथ एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। ये सुनकर आयाटू उसके लिए परेशान होने लगता है। उसके बाद वो सरवेस्ट के बारे में पूछता है। तब वो बताती है कि तुम्हारा सरवेस्ट अच्छा है और एक इस वेपन अपने ओनर को या तो अच्छे वे में यह चेंज कर सकता है या बुरे वे में। ये सुनकर ऑटो को रेना का ख्याल आने लगता है। फिर क्लोडिया उसे उसके साथ ब्रीफ एलियन फेस टास्क में हिस्सा लेने के लिए कहती है। तब ऑटो बोलता है कि मुझे पहले जूली से पूछना होगा। ये सुनकर वो उदास होने लगती है। फिर वो उसे यहीं रुकने के लिए बोलती है, मगर ऑटो पीछे हटते हुए कहता है कि मेरा कल मैच है इसलिए नहीं रुक सकता। उसके बाद वो वहां से भाग जाती है। इधर रेना उन लोगों को खत्म कर चुकी थी जिन्होंने उसकी बहन पर अटैक किया था। फिर एक सीन दिखाया जाता है जहां वही इंसान ननी रेना और पसिया के पास आकर एक वेपन फेंकता है, जिसे रेना उठा लेती है। वैसे ही वो वेपन उसे एक्सेप्ट कर लेता है। ये देखकर वह इंसान खुश होते हुए पूछता है कि वह अब करना क्या चाहती है। ये सुनकर रेना एक एवल सी स्माइल देती है। तभी उसकी बहन वहां आ जाती है, जिसे वह अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है। फिर वह अपनी बहन को आज के मैच के लिए चिंता ना करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ आयाटू सा मैच के लिए तैयार होते हैं, जहां आया जुलिस को कुछ ट्राई करने के लिए बोलता है। ये सुनकर वह पूछती है कि क्या ये काम करेगा। तब याटू करने के बाद ही हमें कुछ पता चलेगा। अब उनका मैच स्टार्ट होता है, जहां आया जाते ही अपना पावर एक्टिवेट कर लेता है। वैसे ही जुलिस भी रेना पर अटैक करती है, मगर उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे ही रेना जुलिस की तरफ ध्यान देत बड़ी ही है, वैसे ही ऑटो भागते हुए आकर एक अटैक करता है, जिसे रेना बहुत ही आसानी से डॉज कर लेती है। ये देखकर सभी लोग उनके लिए ये करने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद एक दूसरे के साथ टैकल करने के बाद ऑटो उसके ऊपर एक स्ट्रांग सा अटैक करता है, जिसे रेना डॉज करते हुए ऑटो की तारीफ करने लगती है। इधर जुलिस फायर बॉल अटैक करती है। देखकर वह भागते हुए जाकर अपनी बहन के पास एक शील्ड क्रिएट करके उसका ब्लड सक करने लगती है, जिससे एक कारण उसकी बहन बेहोश हो जाती है। ये देखकर आया उससे पूछता है कि क्या ऐसे लड़ना सही है। तब वह हमें जवाब देती है। ये सुनकर आया
वो गुस्से में उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर अब रेना बहुत ही पावरफुल बन चुकी है, इसलिए उसे से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर रेना उनके ऊपर अपने ग्रेविटी बॉल से हमला कर देती है। ये देखकर अयाज एक शील्ड बनाता है जिसके अंदर ग्रेविटी बॉल जैसे ही आती है वैसे ही उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से वो उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो जुलिस को अटैक करने के लिए कहता है। ये सुनकर जुलिस उसके ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक करती है, जिसकी वजह से पूरे स्टेडियम में आग सा लग जाता है। ये द एक हकर प्रिस अपनी बहन को बचाने के लिए भागती है। अटैक का असर खत्म होने के बाद देखते हैं कि रिना ने अपने ग्रेविटी बॉल की मदद से अपने आप को बचा लिया था, मगर वह अपने कंट्रोल में नहीं थी, जिसके कारण वह अपनी बहन का खून पीते ही जाती है। हर तरफ ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण ऑटो और जलिस को मूव करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तभी ऑटो चिल्लाते हुए उसे होश में आने के लिए कहता है, नहीं तो उसकी बहन मर सकती थी। यह सुनकर रेना कुछ पल के लिए होश में आती है, मगर वो वापस से अपना कंट्रोल खो देती है। तभी ऑटो का सर्वेस्ट शाइन करने लगता है। ये देखकर वह अपनी पार को लिमिट पर ले जाकर सभी पार को बॉडी से बाहर निकालने लगता है। उसकी पार इतनी ज्यादा थी कि पूरे स्टेडियम में वो शाइन कर रहा था। फिर वो तेजी से आगे बढ़ते हुए एक ही स्वर्ड में रेना की सभी पार को खत्म कर देता है। फिर वो उसके वेपन को डिस्ट्रॉय करके खत्म कर देता है। उसके ऐसा करते ही अनाउंस कर दिया जाता है कि विनर आया और जूली से। ये देखकर सभी लोग आया के लिए खुश होने लगते हैं। ये देखकर वह इंसान भी खुश होता है जिसने आया को मारने के लिए कहा था। उससे एक्सपेक्ट तभी नहीं किया था कि ऑटो इतना ताकतवर है। तभी अचानक से ऑटो का चेन आकर उसे लॉक करने लगता है। यह नजरा भी सभी लोगों ने देखा था। ये देखकर कुछ लोग खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्हें अब पता चल चुका है कि याटू अपन एपार को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसलिए वह उसे हरा सकते हैं। अब हमें प्रिस को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां उसे जैसे ही होश आता है वैसे ही रेना उससे माफी मांगने लगती है। उसका ब्लड सक का रने के लिए जी सुनकर वो उसे बताती है कि वह भी स्ट्रांग बनना चाहती है, ताकि उसे अकेली ना लड़ना पड़े। ये सुनकर रेना बहुत ही इमोशनल होने लगती है। दूसरी तरफ हमें ऑटो को आराम करते हुए दिखाया जाता है, जहां जली उसे लापरवाह होने के लिए डांट रही थी। तब याटू कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर जैसे ही जुलिस उसका हाथ पकड़ती है वैसे ही उसे दर्द होने लगता है। तब जुलिस उसे आराम करने के लिए कहती है और बोलती है कि बाकी का काम मैं देख लूंगी। यह बोलते हुए वो दोनों किस करने ही वाले थे, तभी वहां पर साया, कैरोलिन और क्लोडिया आकर उसके बारे में पूछने लगते हैं कि वो अब कैसा है। फिर साया उसे गले से लगाते हुए उसे उसका ध्यान रखने के लिए कहती है। ये देखकर कैरोलिन भी उसे गले से लगाने लगती है। फिर क्लोडिया कहाँ पीछे छने वाली थी। अब इन सभी में बैटल होने लगता है कि याटू का ध्यान कौन रखेगा। ये सब याबू की बाहर से सुनकर स्माइल करने लगता है। इसी के साथ सीजन 1 खत्म हो जाता है।